बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है। तो आज की बेसिकली जो टास्क है हमारे पास कुछ, सही है, जो इस क्लास में हम लेके चलेंगे। तो इसमें बेसिकली जो है एक हमारे पास हम देखेंगे कि डोमेन किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम किसी भी होस्टिंग के अंदर उसको पॉइंट करा सकते हैं, और होस्टिंग के अंदर क्या क्या फाइल्स, क्या क्या चीज़ें जो वर्क है वो जो इम्पोर्टेंट है, जो एज अ वेब एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें मुझे करनी होंगी, सही है, कि एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए। सही है। अच्छा, ये बेसिकली लिनक्स बेस होगी। सही है। और एक डेडिकेटेड होस्टिंग नहीं है, ये शेयर्ड होस्टिंग है। तो डेडिकेटेड और शेयर्ड में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। सही है। तो जो है ये हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग है। सही है। तो शेयर्ड होस्टिंग हमने थर्ड पार्टी थर्ड वेंडर से हमने ये परचेज की हुई है शेयर्ड होस्टिंग। ये डिफरेंट प्रोवाइडर्स हमें देते हैं मंथली बेसिस पे। मतलब इसमें क्या होता है कि आप एक सी पैनल होता है और डिफरेंट एड ऑन डोमेन कर सकते हैं। वो आपको मैं सी पैनल और एड ऑन डोमेन दिखाऊंगा। सही है। और मल्टीपल सी पैनल्स क्या होते हैं। सही है। और सिंगल सी पैनल के अंदर मल्टीपल साइट्स कैसे होस्ट करते हैं, और पॉइंटिंग कैसे करते हैं, रिकॉर्ड्स कैसे काम करते हैं। सही। ईमेल्स कहाँ होती हैं, ईमेल्स कैसे क्रिएट करेंगे। सही है। वेबसाइट होस्ट कैसे करेंगे, डीबी कैसे क्रिएट करेंगे, डीबी अपलोड कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं कोशिश हम ये करेंगे कि आज की क्लास में ये सारी चीजें कवर अप कर लें। सही है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डोमेन को। अच्छा, बेसिकली अभी हमने डोमेन अपना परचेज किया हुआ है, लेकिन अगर हमने परचेज करना है तो मैं ये आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कि कोई भी डैशबोर्ड हमने ये लॉगिन कर लिया है। सही है। मेरा अकाउंट है। तो ये मैंने लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड होता है हर किसी का भी, चाहे वो नेम चिप हो, चाहे वो गोड आईडी हो, चाहे वो डिफरेंट प्रोवाइडर्स हो, इंटर सर्वर हो और होस्ट गेटर और डिफरेंट प्रोवाइडर, कुछ भी प्रोवाइडर ले लो आप। ये लॉगिन करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड आया था। डैशबोर्ड के अंदर कहीं पे डोमेन मास्टर सर्च होता है, यानी बेसिकली हमें डोमेन परचेज करना होता है। अगर आपको इजी व्यू नहीं हो रहा तो आप वो सर्च कर लें कि हाउ टू बाय अ डोमेन इन नेम चीप। सही है। जैसे मुझे पता है डोमेन नेम सर्च में आना होता है, तो आप अगर गूगल भी करते हैं, सही है, तो हाउ टू बाय अ डोमेन इन नेम चीप, जो भी आपको प्रोवाइड हो रहा आप ये करके, आप ये अगर वो करेंगे आपके अंदर, तो आपको व्यू कर देगा। सही है। अच्छा, आपके पास ये एड्स, तो ये होता है कि अभी बाय डिफॉल्ट डोमेन प्रोवाइडर का लोगों ने ऐड लगाया हुआ है कि गोडैडी ने अपनी मतलब पीपीसी चलाई हुई है, रन की हुई है। सही। वेब सोल्स वालों ने की हुई है, नेम चिप ने की हुई है। सही है। ये डिफरेंट, ये सारे एड्स ऑन आ रहे होते हैं, जो ऐड लगाया हुआ होता है मार्केटिंग के लिए, पीपीसी ऑन की हुई होती है उन वेंडर्स ने। सही है। जब आप वो खत्म करेंगे, तो मैंने नेम चिप अपना सर्च कराया था सर्च बार में, तो ये नेम चिप आ गया। ये ऐड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आपका नॉर्मली इसमें बताएगा कि किस तरीके से डोमेन परचेज करते हैं। कोई भी लिंक खोलने आपको इजीली इंट्रोडक्शन करके बता सकता है कि कैसे रजिस्टर करना है, बाय करना कैसे करना है। तो ये सारा प्रोसेस के अंदर बता देगा। सही है। अगर इजीली आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप उसको इमेजेस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ताकि आपको इजी वे में हो जाए। सही है। तो ये आपको कुछ पिक्चर्स आ रही हैं। सही है। जिसके अंदर आप इजीली गेट कर सकते हैं कि डोमेन बाय कैसे करते हैं। सही है। क्या प्रोसेस होता है, पेमेंट कैसे कर रहे हैं, देखें सारे ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे अपनी होस्टिंग में दिखाऊंगा किस तरीके से। सही है। तो ऑलरेडी हमने डोमेन परचेज किया हुआ है, तो मैं लेकिन आपको प्रोसेस में दिखा देता हूँ कि डोमेन्स में गए, डोमेन मास्टर सर्च में गए। सही है। अच्छा, डोमेन ट्रांसफर ये होता है कि किसी और अकाउंट के पास आपको एक्सेस करना है, अकाउंट ट्रांसफर करना है। नेम चिप से रजिस्ट्रार भी चेंज कर सकते हो, और नेम चिप का कोई दूसरा अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट नेम चिप का आपका भी हो सकता है। तो आपने अपने मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है नेम चिप के, या आपके पास इंटर सर्वर है, दूसरा थर्ड प्रोवाइडर है, तो आप उसके अकाउंट में भी डोमेन ट्रांसफर कर सकते हैं। सही है। ये तो आपका प्रोसेस हो गया। सही है। ये इन्होंने एक सर्च बार दिया हुआ डोमेन नेम सर्च। अच्छा, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं विज्मो, मुझे पता है कि विज्मो डेट डॉट ट्रेनिंग एक डोमेन मैं परचेज करने जा रहा हूँ। तो ये सर्च मैंने किया, सर्च कराने के बाद ये अपनी हुई सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है कि मतलब ये रजिस्ट्रार के पास जाता है, जो मेन रजिस्ट्रार है जहाँ से डोमेन ऑलरेडी सब रजिस्टर्ड होते हैं, हर रजिस्ट्रार। तो ये अवेलेबल है। सही है। विज्मो डॉट ट्रेनिंग ये अवेलेबल है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट करा दूंगा। अगर मुझे परचेज करना है, मैं आपको परचेज का एक ऑप्शन लास्ट टाइम तक ले जाऊंगा। सही है, कि किस तरीके से डोमेन आप कोई भी एक न्यू नेम परचेज कर रहे हैं।
सही है। तो सबसे पहले ये बास्केट जो दे रहा है वो बास्केट ये दे रहा है कि मतलब इसके बास्केट में ऐड कर दो जो चीज भी परचेज करनी है। वो एक हर वेंडर की एक बास्केट होती है, बास्केट में आप पहले एंटर कर देते हो, उसको ऐड करा देते हो, और फिर जब बास्केट में ऐड हो जाता है तो देखें टॉप पे ही सबके पास ऑप्शन आ रहा होता है, तो व्यू कार्ड, आप कार्ड में चले जाते हो, ये बेसिकली कार्ड होता है एक। सही है। अच्छा ये ऑप्शन सारे आ रहे हैं कि आपका ये इतने का डॉलर का था, लेकिन अभी कोई डिस्काउंट लगा हुआ है तो ये आपको चार्ज जो है सस्ता पड़ रहा है, 15.47 इसकी टोटल आ रही है। अच्छा नेम चीफ हुइस गार्ड इन्फॉर्मेशन क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं huiz.com पे जाता हूं। सही है, इसके अंदर मैं अपना डोमेन सर्च कराता हूं। अच्छा ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि मतलब आपकी हाइड हो जाती है अगर हुइस गार्ड वो बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेंट पानामा, और ये इंफॉर्मेशन आ रही है, हालांकि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है। सही है। तो इसकी आपको मालूम नहीं चल सकता है कि ये कहाँ पे इसका ओरिजिनल जो है ओनर कहाँ पे है, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, सारी चीजें आप प्रॉपरली हाइड कर सकते हो अगर आपने हुइस परचेज की हो। डोमेन से आप नहीं परचेज मालूम कर सकते कि ये होस्टिंग की कंपनी कौन कहाँ पे रन हो रही है बेसिकली। सही है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये दे रहा है आपके पास। सही है। तो $0 का मतलब ये फ्री है आपके पास। सही है। अब आप ये सारी चीजें आपको दे रहा है कि आपने कुछ भी नहीं करना, बाकी ऑप्शन आपने चेक कर लें, कुछ भी नहीं आ रहा, बाकी जो इम्पोर्टेंट है ये वो और बता रहा है कि अगर आपको ये चाहिए तो ये भी ऐड करा लें, लेकिन ये मार्केटिंग की प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं नीचे, तो हमें सिर्फ यहाँ पे डोमेन परचेस करना है। सही है। डोमेन आपने ऐड कार्ड कराया, वो आपको प्राइस दे रहा है, यहाँ पे भी आपकी प्राइस आ रही है, सब टोटल बता रहा है 15.47 डॉलर। सही है, इसको कंफर्म ऑर्डर कर दें। अच्छा कंफर्म ऑर्डर करने के बाद ये आपके पास एक ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन आ गई है और नीचे आ गई पेमेंट मेथड। सही है। पेमेंट मेथड क्या है, ये आपका कार्ड ऐड होता है। सही है। अगर आपके पास कार्ड ऐड नहीं होता, आपने चेंज करना है, न्यू कार्ड ऐड कराना है, कोई भी कार्ड इंफॉर्मेशन आपको, कार्ड आपको वो चाहिए क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकती है। सही है। आपने बैंकिंग से ऑन करवा दी, और फिर वो कार्ड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कराने के बाद पे नाउ कर देंगे। जब पे नाउ कर देंगे तो ये आपका डोमेन परचेज होने के लिए ट्रांजेक्शन चली आएगी। तो आपके पास उसी टाइम पे ऑन द टाइम बीइंग उसी टाइम पे आपको व्यू होगा कि ट्रांजेक्शन हो गई, और लिखा हुआ जाएगा थैंक्स या कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको दिखाएगा कि भाई ये आपका डोमेन परचेज हो गया। तो सही है। अब ये डोमेन परचेज का प्रोसेस बिल्कुल सबका सेम होता है, हर वेंडर का एक ही प्रोसेस होता है। सही है। अब हम डोमेन पे आ जाते हैं। सही है। डोमेन परचेस करने के बाद यानी कंपनी खरीदने के बाद, बेसिकली एक डोमेन परचेस होने के बाद सबसे पहले दूसरा काम जो होता है वो आपका होस्टिंग होता है। सही है। अच्छा होस्टिंग आप किसी भी वेंडर का आप किस तरीके से अपॉइंट कराते हो कि यहाँ पे होस्टिंग चले, इसलिए कि डोमेन आपके पास है, जिसके बाद डोमेन होता है ना वो समझ लो ओनर होता है, मतलब उस चीज का। सही है। अब मैं होस्टिंग मल्टीपल होस्टिंग भी परचेस कर सकता हूँ डिफरेंट, आपने भी परचेस कर ली, मैंने भी परचेस कर ली इसकी, या थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ने भी परचेस कर ली, जिसके बाद डोमेन वो बताएगा कि वो होस्टिंग कहाँ से चल रही है। सही है। वो ओनर है। अब मैं अगर इसको सर्च कराता हूँ bismotech.com। सही है। ये डोमेन मेरे पास आ रहा है, इस तरीके से आपके डोमेन लिस्ट के अंदर डोमेन व्यू हो जाएगा। सही है। और ये एक्टिव दिखा रहा है, ऑटो रिन्यू ऑफ आ रहा है, ये जो सारी जो आप परचेजिंग के वक्त आप सारे ऑप्शन इनेबल करेंगे वही चीजें आपको यहाँ दिखाएगा। सही है। 1 ईयर तक डोमेन परचेज होता है, इसकी अमाउंट जो है आप 1 ईयर डोमेन परचेज हो गया, तो मैंने ये जो डोमेन परचेज किया था वो 2020 के अंदर 14 नवंबर को किया था। अब जो है इसकी एक्सपायरी जब भी 14 नवंबर 2021 है। सही है। अगर मैं इसको डीएनएस पॉइंट करना है, मैनेज पे किया मैं। सही है। मैनेज पे जाने के बाद आपकी जितनी भी, अच्छा ये देखें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये होगा इसके डीएनएस आते हैं एडवांस डीएनएस में, हर किसी वेंडर के एडवांस डीएनएस में आते हैं। सही है। मुझे तो असूलन यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड ऐड करा दूंगा ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी डोमेन पॉइंट करा सकते हैं। सही है। मतलब आपको बताएंगे कि भाई यहाँ से डोमेन चल रहा है। सही है। लेकिन अगर आपने, मैंने ये बताया कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो नॉर्मल वे हो गया ना, एक इजी वे हो गया, आपने रिकॉर्ड्स ऐड करा दिए। रिकॉर्ड्स कैसे ऐड करा दिए मैं आपको दिखाता हूँ। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं ये।
सही है, ये क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट है और ये डोमेन्स की सारी इंफॉर्मेशन मेरी होस्टिंग की यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे मेल जो है यहाँ से चल रहा है। मेल पॉइंट मैंने मेल सर्वर का नाम है वो mail.bismotech.com है। अच्छा, मेल डॉट उसको पता चलेगा कौन से सर्वर पे जाना है, वो आपका ए रिकॉर्ड बताएगा। ए रिकॉर्ड क्या है आपका, बेसिकली ये रहा। उसकी भी आईपी सेम है, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे वेबसाइट चल रही है और वहीं पे ही आपकी मेल भी चल रही है। सही है, ये आपके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। अच्छा, ये क्लाउडफ्लेयर पे क्यों है, मैं यहाँ से मैनेज क्यों कर रहा हूँ, इस सारी इन्फॉर्मेशन, इसके सवाल के जवाब जो मैं वो आपको देता हूँ उसके अंदर। वो ये दिया है कि बेसिकली एडवांस डीएनएस पे इसके डीएनएस पॉइंट्स होने चाहिए थे, यही रिकॉर्ड्स आपके यहाँ ऐड होने चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं है। इसकी मेन वजह क्या है, जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे हम उसमें गए, सबसे पहले डोमेन लिस्ट के अंदर मैनेज में गए, सही है, तो मैंने आपको ये दिखाया है कि डोमेन के अंदर आपका नेम सर्वर्स है। अच्छा, नेम सर्वर्स एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, नेम सर्वर्स आपको बताता है कि मुझे ये डोमेन तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर नेम सर्वर डिफरेंट किसी वेंडर के डाल देता है ना, तो उसके डीएनएस वहां से मैनेज होंगे। मतलब आप यहाँ पे डीएनएस कुछ भी डाल दें, यहाँ पे एंटर करते हैं तो वो वैल्यू काम नहीं करेगी। अगर मैं इसके अंदर कहीं की भी आईपी डाल दूंगा, लेकिन वो डीएनएस के अंदर आप जब चेक करेंगे। अच्छा, डीएनएस कैसे चेक करते हैं, डीएनएस के डिफरेंट चीजें होती हैं। डीएनएस व्यू करने के लिए एमएक्स टूल बॉक्स भी है। डीएनएस व्यू की एक एप्लीकेशन है जो मैंने पिछली दफा आपके पास इंस्टॉल करवाई थी। उसके अंदर आप डीएनएस चेक करते हैं कि कहाँ से चल रही है, उसकी होस्टिंग की आईपी क्या। सही है। अच्छा, तो आप इसको नॉर्मली कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दो चीजें ऐड एक सही है, आपको नेम सर्वर जैसे मैंने आपको पॉइंट करा दिए क्लाउड फ्लेयर के। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है ये वाला, इसलिए कि इसको नेम सर्वर पे ऐड है, मैं आपको कंबाइन इसको बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज का आइडिया हो कि ये तरीका भी हो सकता है। और सिंपल वे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सिंपली इस वेबसाइट को चलाएंगे। सही है, सिंपली मैं आपको सबसे पहले कर देता हूँ। अब ये पहले आपको मैं चेक कराता हूँ कि क्या सीन है। अच्छा, विस्मोटेक को आप सबसे पहले पिंग करेंगे। ये देखिए, अच्छा ये मेरा लैपटॉप का आ रहा है, तो मैं इसको एक मिनट W, अच्छा ये मेरा आईपी वर्जन 6 दिखा रहा है, लेकिन बेसिकली अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मैं, सही है, इसको मैं करता हूँ के लिए, ये आपका आ गया। और सही है। अच्छा, मैं इसको अगर विस्को टैग को पिंग करता हूँ, तो इसकी आईपी क्या आ रही है, 1 4। मैंने आपको बोला कि अब ये यहाँ पे होस्ट हुआ हुआ है। बेसिकली जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर का जो बंदा होगा वो पिंग करके देखेगा कि अभी करंटली पॉइंट कहाँ पे हुई है वेबसाइट। सही है। अच्छा, पता कैसे चलेगा आपको कि अच्छा ये टाइम आउट ड्रॉप हो रहा है, ये इसलिए कि ये होस्ट यूएस के अंदर है, तो पाकिस्तान से मैं पिंग कर रहा हूँ, तो ये बीच में एक आध टाइम आउट आता है। उससे कोई इशू नहीं होता। अगर एक आध टाइम आउट आ रहा है तो आपको पता भी नहीं चलता वेबसाइट डाउन हुई है या नहीं हुई है, इसलिए कि वो आप इतनी इसमें वे में देखोगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि डाउन हुई है। अगर मल्टीपल टाइम आउट्स इसके अंदर आते हैं तो फिर आपको पता है कि मल्टीपल अगर टाइम आउट होते हैं तो फिर इशू होगा। लेकिन अदरवाइज आप इसको, अच्छा कॉपी किया आपने, सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको एक टूल बताया था आईपी टू लोकेशन का। नहीं, वैसे मेरे ख्याल से कनेक्शन का मसला आ रहा है नेट का। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि हमारा अगर ये डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, हमारे पास कनेक्ट है। सही है, कनेक्ट होने के बाद ये अगर मैं इस सर्वर की आईपी को पिंग करता हूँ 10.10.8.136, ये देखें डिस्कनेक्ट हुआ है। तो उसको, ये हम आ गया अपने लैपटॉप पे, पिंग और 10.10.
8.136 इसकी मैं लोकली एक नेटवर्क को कनेक्ट हुआ हूँ वर्चुअली। सही है, इस पे पिंग आ रहा है, इसका मतलब ये सर्वर कनेक्टेड है। जब सर्वर कनेक्टेड है तो ये देखें सर्वर भी बिल्कुल सही हो गया। जब वो टाइम आउट आएगा तो आपका सर्वर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। सही है, तो अब बेसिकली मैंने इसकी आईपी कॉपी करनी थी और आईपी कॉपी करके आपको दिखाना था कि ये होस्ट कहाँ पे हुई हुई है और किस तरीके से हम आइडिया लगाएंगे कि कहाँ ट्रेस कर रहे हैं। अब असल में बेसिकली अभी हम ट्रेस कर रहे हैं कि वेबसाइट होस्ट कहाँ पे हुई है। थोड़ा तो मैंने डिफिकल्ट सिनेरियो रखा हुआ ताकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप फिर आपके लिए बहुत इजी वे है कि कुछ भी आपको पता चल सकता है कि कौन सी चीज कहाँ पे होस्ट हुई है। सही है, तो ये मैंने IP2 लोकेशन पे जाके इसकी आईपी मैंने बेसिकली पेस्ट की। अच्छा पेस्ट, फिर इशू दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? सही है, आपने लुकअप कराया। लुकअप कराने के बाद जब आप ये देख रहे हैं कि कैलिफोर्निया की ये आईपी है, इस सर्वर के अंदर होस्ट हुआ है और क्लाउड फ्लेयर लगा हुआ है। अच्छा क्लाउड फ्लेयर लगा हुआ था, क्लाउड फ्लेयर क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को हाइड करता है। सही है, आपकी इंफॉर्मेशन बेसिकली डीएनएस भी पॉइंट करता है और हाइड कैसे करता है और किन चीजों का हाइड नहीं करता, ये मैं आपको अब दिखाऊंगा। देखिए क्लाउड फ्लेयर का इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यार अगर क्लाउड फ्लेयर लगा हुआ है ना तो उसका मतलब बेसिकली नेम सर्वर आपके पॉइंट हुए हैं वेबसाइट के ऊपर। उसका मतलब क्लाउड फ्लेयर के डीएनएस के अंदर जाके हमें पॉइंट करना है। यानी इससे आपको पता चलेगा कि ये वेंडर ये है, इसका मतलब ये नेम सर्वर अपने प्रोवाइड करता है ताकि आप कैशे करें, आप डीएनएस मैनेज करें, डिफरेंट बेस करें। तो क्लाउड फ्लेयर है, इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि यार ये जो वेबसाइट है ना इसके डीएनएस जो पॉइंट हुए हैं यानी डीएनएस जो चल रहे हैं वो क्लाउड फ्लेयर से चल रहे हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, क्लाउड फ्लेयर का मैंने अकाउंट ओपन कर लूंगा। सही है, अब क्लाउड फ्लेयर के डोमेन के अंदर मुझे इस जगह पे, अब जैसे कि मैं क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट खोल लूंगा, मैं आपको दिखाया तो मेरे को मल्टीपल डोमेन्स आ रहे होंगे। सही है, तो मैं विस्मोटेक देखें यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये डोमेन्स यहाँ पे चल रहा है, इसका डीएनएस यहाँ से चल रहा है। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो 104 वाली आई थी वो फेक आईपी आ रही थी। फेक आईपी क्यों आ रही थी ये बताता हूँ। सही है, बेसिकली जो क्योंकि क्लाउड फेयर की जो है आईडी पॉइंट कर रहा है, क्लाउड फेयर ने उसको किया हुआ है, छुपाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्लाउड फ्लेयर ने उसको जो है आईपी को हाइड किया हुआ है। क्यों? इसलिए कि ये इसके ऊपर बादल आ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको अगर बादल को हटाता हूं, ये वाली। अच्छा बेसिकली मैं आपको विजुअल टेक की वेबसाइट भी खोल के दिखा दूं उससे पहले, ताकि आपको एक और चीज क्लियर हो जाए। सही है, ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट आने के बाद ये आ रहा है। बादल का मतलब होता है कि SSL। सही है, आपको फ्री SSL क्लाउड फ्लेयर प्रोवाइड कर रहा है और ये आपको जब SSL की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि क्लाउड फ्लेयर आपका SSL है। सही है, अब ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी चेंजेस करने के बाद क्या हो जाता है। आपने आईपी चेक कर ली, आईपी इसकी आ रही है 104 करके, जो आईपी हमने IP2 लोकेशन पे डाली तो क्लाउड फ्लेयर का है। क्लाउड फ्लेयर से पता चल गया, हम अकाउंट में गए, अकाउंट में जाने के बाद हमने देख लिया इसकी वेबसाइट यहाँ से चल रही है। क्यों? इसके WWW की जो रिकॉर्ड होता है वो वेबसाइट होती है बेसिकली, कि आपकी वेबसाइट जो WWW के रिकॉर्ड में डला होगा और मेन आईपी डली होगी वो आपकी होस्टिंग प्रोवाइड, वो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है। सही है, तो आपने ये आईपी यहाँ से कॉपी की, इसका मतलब ये होस्टिंग है। अब चाहे ये होस्टिंग है तो हम एक और IP2 लोकेशन पे जाते हैं। क्या बॉस, एक मिनट। सही है, तो अब जो है हमने एक चीज वापस हमने देखा कि भाई इसकी आईपी हम जो हमने क्लाउड प्लेयर से इसकी आईपी कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद इसकी आईपी को अब हमने पेस्ट किया। जब क्लाउड फ्लेयर की आईपी हमने उसकी क्लाउड फ्लेयर से जो आईपी हमने इसकी ओरिजिनल होस्टिंग की आईपी हमने जब इसको पेस्ट किया है तो अब हमें इसकी होस्टिंग का पता चल गया है कि इसकी होस्टिंग जो प्रोवाइडर है वो है अब रियल नेम चीफ। इसलिए कि नेम चीफ हमें पता है कि एक होस्टिंग प्रोवाइडर है बेसिकली। तो नेम चीफ का हमारे पास अकाउंट के अंदर जाहिर सी बात है इसकी होस्टिंग करनी होगी। सही है, ये अब हमें आइडिया होगा कि हमने नेम चीफ की होस्टिंग की आईपी इस पे एंटर कर दी, इसका मतलब नेम चीफ के अंदर हमने डोमेन को ऐड कराना है या डोमेन को होस्ट करना है। सही है, तो नेम चिप का मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया। अच्छा, ये डोमेन आ गया, अब होस्टिंग की बारी है। डोमेन आपको मैंने दिखा दी किस तरीके से परचेज करते हैं और डोमेन परचेज होने के बाद यह इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अच्छा मैं आपको सबसे पहले ये दिखा रहा था कि क्लाउड फ्लेयर पे ऐड है। सही है,
तो क्लाउडफ्लेयर के ऊपर अगर मैं ये बादल हटाता हूँ, पहले तो बादल लगा हुआ था, बादल लगा होने की वजह से इसके अंदर आ रहा था एसएसएल, इसलिए कि मैंने इसके अंदर एसएसएल ऑन कर दिया था और ये क्लाउडफ्लेयर का दे दिया। एसएसएल जो आ रहा है वो क्लाउडफ्लेयर का आ रहा है, तो क्लाउडफ्लेयर का एसएसएल कब आता है, जब इस पे बादल लगा हुआ होता है। सही, अगर मैं बादल इसको मैंने डिसेबल किया और सेव करा देता हूँ। सेव कराने के बाद मैं इसमें कैशिंग में गया। अच्छा, ये कैशे भी करता है, हर चीज आपको पता है कैशे होती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कैशे में जाके पर्च कर रहा हूँ। पर्च इस सेंस में होता है कि कोई भी चीज जो ओरिजिनल होती है ना, वो दोबारा अपनी रिपोजिटरी के अंदर कैशे कहता है, दोबारा वही चीज है जो अब ओरिजिनल चीज है ना, दोबारा से रिकॉर्ड उठाएगा। सही है। अच्छा, अब क्या होगा, ये एसएसएल लगा हुआ था, अब आपने एसएसएल हटा दिया। अच्छा, एसएसएल आपके पास अभी भी कैशे से उठ के आ रहा है, इसलिए कि अभी हमने हटाया तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, आपको जो वो चीज थी कि मैं इसकी पिंग कर रहा था तो आईपी 104 वाली आ रही थी। अच्छा, अब मैं एक चीज करता हूँ, सही है। अब मैंने किया आईपी कॉन्फिग स्लैश स्लैश डीएनएस। सही है, ये कमांड होती है जो बेसिकली आपकी कैशे को रिजॉल्व करके लाती है ब्राउजर बेस्ड आपके डीएनएस को। डीएनएस आपका लोकल डीएनएस अगर डला हुआ है तो वो ऑथेंटिकेट करने जाएगा ग्लोबल डीएनएस से। तो ये डीएनएस की पूरी थ्योरी होती है कि डीएनएस किस तरीके से काम करता है। अभी जो हम पॉइंट कर रहे हैं वो भी डीएनएस कर रहे हैं। अच्छा, ये एक अलग डीएनएस है, तो डीएनएस टू डीएनएस चल रहा होता है। ग्लोबल डीएनएस लोकल डीएनएस से पॉइंट हो रहा होता है, लोकल डीएनएस जो है आपकी लोकली चीजें चला रहा होता है। ये देखिए, ये जैसे ही फ्लश मैंने डीएनएस डीएनएस करना रिजॉल्व किया तो जरूरी इसकी है क्या? आईपी क्या आ गई, 172.67.176.186। इस आईपी को हमने कॉपी किया, ये अभी भी क्लाउडफ्लेयर की आईपी दे रहा है, इसका मतलब ये अभी भी क्लाउडफ्लेयर के उसमें ही है। अच्छा, वो क्या है, वो उसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो मैंने इसके अंदर अप्लाई किए हुए हैं, वो आपको नहीं पता होगा। मैं अगर इसके अंदर फ्लेक्सिबल किया हुआ है तो इनक्रिप्ट ट्रैफिक बिटवीन द ब्राउजर एंड द क्लाउडफ्लेयर, इनक्रिप्ट कर देता है और एसएसएल जो है वो ऑटोमेटिक सारी चीजें एसएसएल की तरफ वो फेंक देता है, क्लाउडफ्लेयर की तरफ। सही है, ये डीएनएस रिजॉल्व करके लेके आएगा जब, तो आपकी वो चीज आपकी आईपी क्या आ जाएगी। सही है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि बेसिकली होगा क्या। बेसिकली ये होगा कि जब आप पिंग करेंगे तो इसकी जो आईपी है वो, अब जैसे 104 की, ये भी क्लाउडफ्लेयर की आईपी है, फिर आपने देखा इसलिए कि वो मल्टीपल आईपीस आ रही है इसकी। अल्लाह, अगर मैं डीएनएस व्यू चेक करता हूँ, ये देखें, ये टूल है, ये मैंने आपको बहुत जरूरी बताया था कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि टूल कैसे होता है, ये लाजमी आपने देखना है। vismotech.com। सही है, इसके अंदर देखें ये आईपी आ गई है। तो अब मैं इसको जाता हूँ, इसके पिंग करता हूँ, पिंग कर दिया vismotech.com। ये देखें, अब क्या आ रही है आईपी 192.64.118 और 1.122, जो हमारी ओरिजिनल होस्टिंग की आईपी है, जो कि होस्टिंग की आईपी हमने क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट के अंदर, हमने इस डीएनएस के अंदर जो पॉइंट कराई थी वो आ गई। इसका मतलब ये जो बादल बना हुआ आ रहा था ये सिक्योर आपका है, और वो अपनी आपकी ओरिजिनल आईपी को हाइड करता है और अपनी आईपी क्लाउडफ्लेयर की आईपी शो करा देता है। सही है, अपने जो है जो भी आईपी होगी वो हाइड करा के अपनी ओरिजिनल आईपी को हाइड करता है, लो उसकी डोमेन की, और अपनी आईपी शो कराता है। मैंने बादल जैसे ही इस पर रिमूव किया तो बेसिकली ये आपका, इसको क्लाउडफ्लेयर जो है यहाँ पे इसकी ओरिजिनल पे जो पॉइंट कराई हुई है ये व्यू हो गई। अच्छा, हम एक चीज गलती कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम जो पिंग करके चेक कर रहे थे ना, वो कर रहे थे विस्मोटेक को। हालांकि हमने जो हटाया है वो विस्मोटेक हटाया था, हम पहले कर रहे थे www.vismotech। ट्रिपल डब्ल्यू में अभी भी हाइड आ रही है, क्यों, ये क्योंकि देखें, क्लाउड, क्योंकि वो उसको करा हुआ है ना। ट्रिपल डब्ल्यू पे ऑलरेडी प्रॉक्सीड हुई भी है।
तो जब भी आप अच्छा सीनेम डाला हुआ, सीनेम मैंने आपको बताया था, सीनेम आप डिफरेंट चीजों पे बिल फर्ज करें, जो आईपी है ना मेन, अगर वो ट्रिपल डब्ल्यू डालने से मतलब ये होगा कि ये भेजेगा कहाँ पे, ये इसकी तरफ रिडायरेक्ट कर देगा सीनेम, यानी विस्मोटेक की जो आईपी डली हुई है ना ये इस जगह पे भेजेगा, यानी वो चीज आपको शो कराएगा, यानी सर्वर टू सर्वर आपको उस सर्वर की फाइल जो पड़ी होगी ना वो आपको व्यू करा देगा ट्रिपल डब्ल्यू पे। अगर यही सीन है, मैं अगर ट्रिपल डब्ल्यू की जगह आपका एबीसी कर दूं, तो वो एबीसी को भी अगर abc.vismotech.com अगर आप देखेंगे पॉइंट हुआ होगा, तो वो आपको इस जगह पे फेंक देगा, मेरी ये वाली फाइल पे दिखा देगा, विस्मोटेक ही खोल के दिखाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग तरीकों से देखता है। सही, आप ये देखें, अगर मैं इसको अभी प्रॉक्सी इसकी हटा देता हूं, इसको 2 मिनट्स कर देता हूं, इसको कैशे पे जाके कॉन्फ़िगरेशन पे जाके पर्ज एवरीथिंग, सही है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं, लेकिन ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि ये जरूरी है आप लोगों के हिसाब से ना, कि आप लोगों को बहुत जरूरी है इस चीज के लिए कि आपको पता होना चाहिए। ये देखें अभी भी आ रहा है, हमने पर्च किया हुआ है, अब वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, फ्लश डीएनएस, इसलिए कि वो अपना एक टाइम फ्रेम होता है डिफॉल्ट, उसके अंदर जाके फ्लश करता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपने फोर्सफुली करना है तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो मतलब ये जैसे आपने देखा कि इसके अंदर आईपी आ रही, तो ये इसके अंदर भी ये आईपी आ जाएगी। सही है, ये तो आ गया आपको हो गई डीएनएस पॉइंटिंग। सही है, अब इस पे होस्टिंग की बारी है। आपने होस्ट तो पॉइंट करा दिया कि मुझे होस्टिंग यदि कंपनी ने कि इस होस्ट पे ये डोमेन जो है ना यहाँ पे होस्ट करा दो। अब मैं उस होस्टिंग के अंदर किया विस्मोटेक, अब मुझे होस्ट करानी है। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी डैशबोर्ड के अंदर जाके डोमेन लिस्ट के, हमारा डोमेन लिस्ट के अंदर आ गए, डैशबोर्ड के अंदर गए, डैशबोर्ड में जाके देखेंगे कि हमारी जो होस्टिंग है इस अकाउंट के अंदर होस्टिंग पड़ी हुई है, नेम चिप की है, इसलिए वो जो आईपी आ रही है ना वो इसके अगेंस्ट में आ रही है। अच्छा, ये वैसे आपको पता नहीं चल सकता है कि हमें कैसे पता चला है कि हमने आईपी को जब वो उस होस्टिंग की आईपी को गूगल किया, आईपी टू लोकेशन की, तो हमें नेम चिप का बता दिया, यानी ये किसी भी एक नेम चिप के अकाउंट के अंदर की शेयर होस्टिंग डली है। या आप वैसे ही बता सकते हैं कि इसकी आईडी पासवर्ड ये है, ये आपको नहीं पता चल सकता जब तक के अनटिल अनलेस आपको वैसे पता होगा कि जब आप परचेज करोगे होस्टिंग, तो आपको पता होगा कि मेरी होस्टिंग की आईपी, ये जिस होस्टिंग के अंदर ये आईपी, ये आपको नोट करनी है कि मेरे मल्टीपल, अगर मेरे पास 10 अकाउंट है तो कौन सी नेम चिप पे कौन सी होस्टिंग हुई है, तो वो आपको आईपी आपने नोट करनी है कि इसके क्रेडेंशियल ये है तो उसके अंदर होस्टिंग ये हुई है। सही है, तो आप यहाँ पे आ गए। सही है, अब ये डैशबोर्ड के अंदर देखें एक होस्टिंग का चीज ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ही अलग करके, ये देखिएगा, ये 3 इस तरीके से एक ऑप्शन दे रहा है, ये बताता है कि ये होस्टिंग का है। सही है, मेरी कौन सी एक होस्टिंग इनका है, पैकेज है, वो मैंने पैकेज लिया हुआ है। सही है, अब मैं इसके अंदर किया गो टू सी पैनल। अच्छा, बेसिकली जो ये है, ये सी पैनल अपना एक लाइसेंस होता है जो हर ज्यादातर जितने भी वेंडर्स हैं ना ऑलमोस्ट कंप्लीट, वो सारे जो है वो सी पैनल आपको होस्टिंग देते हैं लिनक्स की जितने भी, इसलिए सी पैनल एक बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट ऑल द चीजें उन्होंने आपको मेलवेयर से बचाता है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑटोमेटिक की हुई है उन्होंने, जीयूआई बेस्ड दिया हुआ है, बहुत सारे यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यूजर मतलब कोर पे काम नहीं कर सकते या उनको आइडिया नहीं है, तो वो सी पैनल बहुत इजी पे होता है हर किसी के लिए, हर कोई फाइलें डिप्लॉय कर सकता है, होस्ट करा सकता है। तो ये डोमेन परचेज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी होस्ट हुई हुई है होस्टिंग के अंदर, तो आपको एड ऑन डोमेन कराना होता है। सही, ये देखें ऑप्शन ये है एड ऑन डोमेन। जब मैं एड ऑन डोमेन पे जाता हूं, ये मैं जब बता रहा हूं जब आपकी होस्टिंग में ऑलरेडी होस्ट हुई हुई है, इसलिए कि आपका जो मेन डोमेन है ना वो ये है, विस्मोटेक ही होगा, इसलिए मैंने जो होस्टिंग परचेज की थी तो विस्मोटेक ही मैंने इसको किया था बेसिकली। ये देखिएगा विस्मोटेक, इसका मेन डोमेन ये है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रूट फाइलों में पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में जो फाइलें पड़ी होंगी ना, वो जो मैं डिप्लॉय करूंगा फाइल वो इसके ऊपर चलेगी, इसलिए कि इसकी आईपी पॉइंट यही हुई भी है। सही, वरना मैं आपको दूसरा प्रोसेस दिखा देता हूं, अगर ये मेन डोमेन नहीं होता
और ये पहले से ऑलरेडी इस डोमेन का नाम कुछ भी xyz.com हो जाता, कोई भी वेबसाइट मैंने ऑलरेडी होस्ट कराई हुई थी इस होस्टिंग पे, और ये डोमेन भी मुझे इस पे होस्ट कराना होता, इसलिए ये शेयर्ड होस्टिंग है, तो मुझे जाना पड़ता है एड ऑन डोमेन पे। सही है, इसमें मैं डाल दूंगा visvotech.com। सही है, सब डोमेन में करा देता और मैं ऐड करा देता, जैसे ही मैं ऐड कराऊंगा इसमें एरर देगा, लेकिन अदरवाइज आप जब ऐड कराएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें बता रहे हैं कि इसके सब डोमेन ये ऑलरेडी बन जाएगा, अगर आपको सब डोमेन चाहिए तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, नहीं भी चाहिए तो आप बना दो, कोई मसला नहीं, बाद में डिलीट कर सकते हैं। इसलिए कि डॉक्यूमेंट रूट क्या होगा कि रूट के ऊपर जो है /visvotech का फोल्डर बन जाएगा। सही है, इसी तरीके से जो भी आप ऑलरेडी डोमेन XYZ कोई भी डोमेन आप पॉइंट कराएंगे तो वो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। बिलफर्ज करें मैं आपको विस्मो क्लास ऑलरेडी एक डोमेन वो बना देता हूँ .vismotech, एक सब डोमेन ऐड करा रहा हूँ, उस डोमेन का ही अलग से एक डोमेन नहीं है, इसी की सब डायरेक्टरी है। तो अब मैं इसको दिस एडोन लाइक ए सब डोमेन करंटली डोमेन और अदर डोमेन यू ओन वुड यू लाइक टू क्रिएट अ सब डोमेन इंस्टेड। सही है, वो ये बोल रहा है कि एड ऑन डोमेन नहीं कराओ, ये डोमेन आपको ऑलरेडी ऐड है तो इसका सब डोमेन बनाओगे आप। तो ये सब डोमेन जो है वो आपका इसमें नहीं बनाओगे, क्यों? इसलिए कि ये एड ऑन डोमेन हुआ है ऑलरेडी, ये उसके लिए डोमेन होगा कि बेसिकली अगर आपने एड ऑन डोमेन नहीं कराया वो नया डोमेन आ रहा है। अच्छा, ये बोल रहा है यहाँ पे जाएं आप, ये आपका डोमेन है जब रेडी है, ऐड हुआ हुआ है इस होस्टिंग के अंदर, आप कुछ नहीं जाए, आप यहाँ पे जाएं और आप सब डोमेन बनाए इसका। इसलिए कि सब डोमेन क्या है, सब डोमेन मैंने आपको बताया कि मेन डोमेन के पीछे से www.vismotech.com है, तो www इसका बेसिकली सब डोमेन कहलाता है। यानी मैं कुछ बनाता हूँ training.vismotech.com, अपने एक नई वेबसाइट बनाता हूँ या एक मैं कुछ भी बनाता हूँ सब डोमेन किसी भी पर्पस के लिए, तो वो क्या है, मेरा सब डोमेन है। इसलिए vismotech मेरा .com जो वहां पे आ रहा है वो मेरा नया डोमेन है, मेन डोमेन है, और उसके पीछे जो इतनी भी वैल्यू आती है ना डॉट से पहले, वो आपका सब डोमेन वैल्यू होती है। देखें, सब डोमेन आपको बता रहा है कौन से सब डोमेन पे बनाना है, ये सारे डोमेन मेरे पास ऐड हुए हुए, अगर मुझे इसके ऊपर बनाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और एक इस पे बना दूंगा विस्मो क्लास। सही है, जब मैं विस्मो क्लास कराऊंगा तो मुझे डोमेन डॉट करके जैसे वहां पे ऐड कराने की जरूरत नहीं है, क्यों? इसलिए कि डोमेन बता रहा है विस्मो। अच्छा, ये जो डोमेन जो डायरेक्टरी बनेगी वो बनेगी विस्मो क्लास .msk रियल एस्टेट .com, ये एक डोमेन के साथ इसका सब डोमेन बन जाएगा, और इसकी डायरेक्टरी क्या होगी, रूट के ऊपर इस .com का फोल्डर बन जाएगा। अच्छा, ये हम उस पे वापस बैक टू द टॉपिक हो जाते हैं कि क्या चीज कर रहे थे हम, कर रहे थे कि एड ऑन डोमेन करा रहे थे, कोई भी होस्ट कराने के लिए एड ऑन डोमेन कराना पड़ता है। एड ऑन डोमेन मिल फर्ज करें हमने करा दिया, अभी डोमेन ऐड नहीं है, हमने vismotech.com डाला, ये ऑटोमेटिकली सारी फील्डें डन हो गई हैं, तो ये ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो आपका कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे आएगा फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर देखें, ये आपका रूट आ गया, और ये सारी जितने भी हैं आपकी ये डोमेन्स आ गए। मैंने आपको बोला कि vismotech.com, इस फाइल जो फाइल है यहाँ पे डिप्लॉय हुई है, उधर से ये vismotech.com चल रहा है। सही है, तो क्यों मैंने बताया था, मैंने आपको इस वजह से बताया था कि इसकी जो होस्टिंग है ना, जो मेन डोमेन जो मैंने परचेज की थी, तो वो vismotech.com है, प्राइमरी डोमेन है। प्राइमरी डोमेन हमेशा कोई भी डोमेन होता है उसका जो फाइल्स रन होती हैं या डिप्लॉय होती है वो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के फोल्डर से होती हैं। ये देखें, बिलफर्ज करें मैं आपको एक इसकी हम डोमेन को देख रहे थे, इसकी पब्लिक अंडरस्कोर HTML इसकी भी होगी। सही है, तो ये पब्लिक HTML जो हमारी जो है ना, ये डिफॉल्ट है। सही है, एक डिफॉल्ट है, उसके अंदर आपने मल्टीपल हमने डायरेक्टरी बता दी। अब हमें इस पब्लिक अंडरस्कोर HTML की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पब्लिक HTML एक cPanel की एक ही होती है। सही है, वन होगी। अगर आपने दूसरी डोमेन्स कराना है तो हमें पब्लिक HTML में नहीं कराना, हमें उसके मेन रूट पे करा रहा है, तो मेन रूट के अंदर शुरू में ही फोल्डर, मेन रूट का मतलब होता है कि स्टार्ट में ही आपके फोल्डर बन जाएगा, जो फोल्डर ये ऑटोमेटिक बना है, ये आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। इसी तरीके से vismotech.com का एक फोल्डर बन जाएगा, इधर नहीं बना तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि ये पब्लिक इसका जो है
वो पब्लिक अंडरस्कोर HTML है इसकी रूट फाइल्स, इसलिए कि हमने वो मेन डोमेन था। जब मेन डोमेन बनता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि वो पब्लिक अंडरस्कोर HTML से बनता है। अदरवाइज आप अगर कोई भी डोमेन ऐड कराया आपको नजर नहीं आ रहा, आप कंट्रोल F करा के भी जैसे बिलफर्स करें, ये डोमेन है। एक मिनट, सॉरी, इसको मतलब सिलेक्ट हो गया। अच्छा ये देखें, ये मैंने आपको कॉपी किया, कंट्रोल F करा के देखें, मैं ये देखा, ये डायरेक्ट इसी फोल्डर के ऊपर लेके आएगा। और ये आप इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो भी फाइल्स आपने डिप्लॉय करनी है वो आप यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे अभी वेबसाइट होस्ट नहीं हुई भी, तो वो आपको यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी। सही है, एक मिनट, ये आप क्या, ये देखें, ये बिल्कुल होस्ट हुई भी है, मुझे फाइल्स व्यू नहीं हो रही थी, मैंने जब दोबारा क्लिक किया तो इसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं। अच्छा फाइल्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा बेसिकली एक वर्डप्रेस वेबसाइट, ये समझ लें आपने वेबसाइट होस्ट कर दी है, अब डेवलपर आपको फाइल्स देगा। फाइल्स में क्या दो चीजें देगा आपको, वो आपको एक तो फाइल्स देगा, इसकी ओरिजिनल फाइल्स जो रूट में डालनी होगी, और आपको एक डीबी देगा। सही है, दो आपको चीजें जरूरी है वेबसाइट होस्ट करने के लिए लिनक्स की, एक वेबसाइट की फाइल्स और उसका डीबी। सही, एक नॉर्मल वर्डप्रेस की वेबसाइट की बात कर रहा हूं मैं। अदरवाइज अगर आप नोड जेएस पे जाएंगे या आप मेजेंटो पे जाएंगे या लारावेल पे जाएंगे, मल्टीपल दूसरे फ्लेवर्स में आएंगे लिनक्स के, तो हर किसी का एक सिनेरियो अलग होता है, लेकिन सब में फाइल्स और डीबी जरूरी है। सही है, तो ये फाइल्स हो गई। फाइल्स आपने जिप आपने अपलोड कर दिया, अपलोड का एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, अपलोड करेंगे तो आपको जिप सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी जिप बना लेंगे ऑलरेडी पहले से बना के, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप जैसे कि ये जिप ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड है, इसको मैंने कुछ भी नहीं करना हुआ था, मैंने इसको सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना। जब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये देखिएगा, ये ऑप्शन देगा आपको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूं फाइल्स इसकी, तो मैंने रूट पे कर दूंगा, तो ये जैसे कि मैंने कर दी थी पहले, तो वो सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई थी। सही है। अच्छा फाइल्स आपकी डिप्लॉय हो गई, अब आपको हो गया डीबी की बारी है। सही, अच्छा डीबी आपका PHP माई एडमिन में व्यू तो होगा, क्रिएट कैसे होगा? क्रिएट इसका एक विजार्ड होता है, बहुत इजी वे है, अगर यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन मैं जो प्रिफर करूंगा कि आपको यहाँ से आप क्रिएट करें। डेटाबेसिस के अंदर माई एसक्यूएल का डेटाबेस विजार्ड आप चलाएं। देखिए अब ये बोल रहा है कि नए डीबी, नई वेबसाइट आई है, नया डीबी करते हैं। सही है, मैं इसको कर देता हूँ क्लास, कुछ भी नाम ले सकते हैं कि आपके आपने 54 कलेक्टर मैक्सिमम हो सकता है, तो आप कुछ भी डाल दे सकते हैं। कैरेक्टर्स को स्टार्ट से होता है, यानी VISMHTXLK इस तरीके से। अच्छा ये हो गया डीबी क्रिएट। डीबी करने के बाद यूजर आपको क्रिएट करना है, तो मैं इसको यूजर नाम दे दूंगा। सही है, पासवर्ड में जनरेट करा लूंगा, ये मैंने पासवर्ड जनरेट करा लिया, यूज पासवर्ड कर लिया, ये ऑटोमेटिक आ गया, क्रिएट यूजर किया। क्रिएट यूजर करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आपने सेव करनी है अपने पास। ये डीबी यूजर क्या है, डेटाबेस क्या है, जो पासवर्ड है वो भी सेव कर लिया, और ऑल प्रिविलेजेस इसमें देना है, सेलेक्ट करना है, इस यूजर को इस डीबी पे राइट्स देना है। अदरवाइज वो आपका फिर वो वेबसाइट पे कभी राइट्स नहीं होते तो इशू आता है, वेबसाइट नहीं चलेगी। सही, वापस आप आ गए, ये डीबी क्रिएट करने के बाद आप डीबी क्रिएट होगा तो ये आपका डीबी कहाँ पे आएगा, PHP माई एडमिन पे। सही है, ये आपका आ गया विज़ुअल क्लास। सही है, ये एम्प्टी है। इसको कैसे करेंगे, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो ये देखें ऊपर ऊपर टॉप पे ऑप्शंस आएंगे, SQL सर्च, क्वेरी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। अब डीबी ब्लैंक है तो आपको इंपोर्ट कराना है, अदरवाइज आपको बैकअप लेना हो तो एक्सपोर्ट कराते हैं। ये फाइल का दे रहा है ऑप्शन चूज करने का। सही है, आपको कोई जो भी फाइल मिली हुई होगी .SQL की फॉर्मेट में होने चाहिए फाइल, तो जो फाइल होगी आप वो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको गो कर देंगे, तो आपका डीबी कैसा आएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से टेबल्स इसके बन जाएंगे। सही, ये है आपका जो इजी वे है कि यहाँ पे किस तरीके से आप करेंगे। अच्छा एक मिनट मुझे जरा दिएगा, मैं इसको, सही है, तो ये बेसिकली ये आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई। अच्छा वेबसाइट डिप्लॉय होने के बाद वेबसाइट इस तरीके से रन नहीं होगी जब तक कि एक फाइल होती है इसके अंदर
WP config की ये फाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है। इसके अंदर जब तक वो इन्फॉर्मेशन जो आपने डीबी क्रिएट किया था इसको अंदर बताएंगे नहीं, अदरवाइज वो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। इसलिए कि जब तक आप डीबी तो क्रिएट कर दिया लेकिन आपने बताया ही ना वेबसाइट की फाइल्स के अंदर कि डीबी ये वाला है। तो ये देखें, ये डीबी का जैसे मैंने डीबी नेम बनाया था, एक यूजर बनाया था, फिर पासवर्ड था, फिर राइट्स दे दिए थे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जब ये पेस्ट कर देंगे तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी आपकी नॉर्मली वेबसाइट आपकी होस्ट हो जाएगी और डिप्लॉय हो जाएगी। सही है, तो ये आपका मेनली जो है प्रोसेस होता है डीएनएस से लेके आज होस्टिंग तक का। तो ये इसमें कोई क्वेश्चन है? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, स्टॉप कर